चलिए आज समझते हैं कि भारत की जो संविधान है, संविधान में पहले पृष्ठ पर लिखा होता है प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि संविधान को अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, बाद को इसे हिंदी में रूपांतरित किया गया। तो इसका क्या महत्व है? संविधान की प्रस्तावना किस तरह से पूरे संविधान का विस्तार है, व्याख्या करती है, विवरण करती है। तो संविधान की जो पहले पृष्ठ पर लिखित है हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कराने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एकदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। कुछ इस तरह से लिखा होता है। तो इसको किसने प्रस्तुत किया था? तो इसको प्रस्तुत करने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू पीटी नेहरू। कब इसको प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर और 1946 को 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। इसे स्वीकार संविधान सभा द्वारा इसको स्वीकार कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया था क्योंकि संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने इसे मान्यता दे दी थी, लेकिन अभी अपनाया नहीं गया था। लेकिन ये अपनाई कब गई प्रेम्बल उद्देशिका? अ, इसको अपनाने का जो तारीख है अ, इसको कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 26 नवंबर 1949 को। लागू कब किया गया? जब संविधान लागू किया गया तभी ये प्रस्तावना भी लागू हुई 26 जनवरी 1950 को 1950 को। अब है क्या ये प्रस्तावना प्रस्तावना के जो शब्द हैं अब वो किस तरह से हमारे संविधान का पूरा वर्णन करते हैं। अगर इसको एक बार से पढ़ लिया जाए तो पूरी तरह से ये लगता है कि हाँ हमने पूरी संविधान का क्या प्रारूप क्या है, किस तरह से इसे डिजाइन किया गया, इसकी विचारधारा क्या है। चलिए इसको समझते हैं। इसमें है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि जो देश है हमारा राज्य वो अपना निर्णय लेने के लिए चाहे बाहरी निर्णय हो चाहे आंतरिक निर्णय हो, वो क्या है कि हम अपना निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। यानी हम हमारे ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है, ना ही कोई राष्ट्र मेरे अभी देश के ऊपर कोई शासक है। समाजवाद समाजवाद का मतलब होता है कि सभी समाज के आधार पर सभी बराबर हैं। और समाजवाद है कौन सा समाजवाद? हमारे यहाँ जो गांधी की विचारधारा का समाज है वो प्रभावी है हमारी जो प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष। अच्छा कुछ लोग इस पर पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष शब्दों को लेकर कन्फ्यूजन उनके रहती है। तो पंथ का मतलब होता है कि पंथ निरपेक्ष इस तरह से है कि जो संविधान है हमारा किसी भी अ, विशेष धर्म को लेकर किसी विशेष धर्म को एक धर्म को मान्यता नहीं देता है, वह सबके लिए बराबर है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि जो देश है हमारा राज्य जिसे पॉलिटिकल साइंस की भाषा में देश को राज्य कहा जाता है। तो वो कैसा है कि धर्मनिरपेक्ष है, किसी भी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं, यहाँ सभी जो बराबर हैं, सभी धर्म बराबर हैं। लोकतांत्रिक लोकतंत्रात्मक लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है कि जो हमारा देश है उस विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो यहाँ पर शासक कौन होंगे? जो लोकतंत्र को अच्छे ढंग से चला सकते हैं। गणराज्य गणराज्य का मतलब होता है कि यहाँ पर कोई भी राजा राजा का बेटा राजा नहीं है। यहाँ पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है? चुनाव होता है। चुनाव में ही
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासक चुने जाते हैं। जैसे ये लोकतंत्र में 2 प्रकार के ही चुनाव होते हैं, जैसे प्रत्यक्ष हो गया और अप्रत्यक्ष। अच्छा, इसके जो उद्देश्य है, ये तो स्वरूप हो गया। जब हम इसको देखते हैं, ये शब्दों को देखते हैं, तो लगता है कि हमारा जो प्रस्तावना है, किस तरह से स्वरूप को प्रदान करता है। इसी तरह से ये उद्देशिका का क्या मतलब है? उद्देशिका में ये शब्द जो न्याय है, न्याय किस तरह से लोगों को न्याय मिलना चाहिए। देखो, सामाजिक रूप से सभी को बराबर का न्याय मिले। आर्थिक, ऐसा नहीं कि जो अमीर है उसे न्याय मिल जाए, गरीब है उसे न्याय ना मिले, ऐसा नहीं है। आर्थिक रूप से भी जो लोग हैं, उन्हें पूरी तरह से न्याय मिलेगा। और राजनीतिक रूप से ऐसा नहीं कि जो प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है, वो कुछ गलत कर जाए तो उसको सजा ना मिले, या उनके साथ कोई कोई ज्यादती हो। इसी तरह से जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता का अर्थ है कि हम कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी पूरे देश में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं। लेकिन ये, जब आप आर्टिकल 33 पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है कि जहाँ कहीं भी सेना का कैंट लगा होता है, वहाँ पर एरिया होती है, वहाँ पर आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि सेना का खुद में एक नियम होता है। तो आपको वहाँ पर जाने से रोका जा सकता है। तब आप नहीं कह सकते कि हमें घूमने की आज़ादी है, यहाँ चलने-फिरने की आज़ादी है। इसी प्रकार से समता, अच्छा, समता समझते हैं क्या होता है? समता क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि एक ग्राउंड है, जहाँ यहाँ पर मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच हो रहा है, तो वहाँ पर जो दर्शकों की भीड़ लगी हुई है यहाँ पर, उसी में से जो बाउंड्री है उसकी ऊँचाई मान लेते हैं कि 4 फीट है। ये जो बाउंड्री है इसकी ऊँचाई 4 फीट है, और एक छोटा बच्चा है जो इस अंदर हो रहे ग्राउंड में मैच को नहीं दे सकता है, नहीं देख सकता है, तो हम क्या करते हैं, उसको एक चेयर ला के देंगे या टेबल ला के देंगे, जिससे कि वो भी इस क्रिकेट का आनंद ले सके। इसी को बोलते हैं समता। जो शुरुआत से ही पिछड़े रहे हैं और जो पूरी तरह से संपन्न नहीं हैं, तो उनको एक तरह से एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा अपनी तरफ से कुछ प्रदान कर देना ही समता है। और व्यक्ति की गरिमा का अर्थ होता है कि हर व्यक्ति को अपना पर्सनल लिबर्टी से जीने का अधिकार है। जब आप आर्टिकल पढ़ेंगे 21, अगर इस निजता का अधिकार, इसमें भी 21 में कई तरह के अधिकार हैं, जो आपकी पर्सनल लिबर्टी से जुड़े हुए हैं। राष्ट्र की एकता और अखंडता, और राष्ट्र में सभी की जिम्मेदारी है कि राष्ट्र की एकता को बनाए रखें और अखंडता, देश के जो अखंडता शब्द है, अखंडता भी एक तरह से कि हम कुछ ऐसा ही करें जिससे कि राष्ट्र एकत्रित होकर रहे। और बंधुता, बंधुता शब्द का है अर्थ है कि सभी आपस में मिलजुल कर राष्ट्र की एकता के लिए कार्य करें, राष्ट्र की खुशहाली के लिए कार्य करें। आप आर्टिकल 51 ए पढ़ेंगे, तो उसमें है कि सभी क्षेत्रीय या किसी वर्ग विशेष को विविधताओं को छोड़कर सभी व्यक्ति, जो राष्ट्र के सभी व्यक्ति हैं, वो समन्वय और भाईचारे की भावना को बढ़ावा दें। ये आर्टिकल 51 ए में लिखा गया है। अच्छा, इसको अब देखते हैं कि क्या संविधान में जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। सबसे पहले देखते हैं कि बेरूबरी संघवाद, ये आया था 1960 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये संविधान जो है, संविधान की प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। लेकिन बाद को केशवानंद भारती बनाम केरल, बाद में क्या कहा गया कि उन्होंने एक निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि 1973 में कि जो प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भारत के संविधान का एक अंग है। उसे भारत जो प्रेम्बल है उसी का अंग माना गया है। लेकिन जब इसे अंग मान लिया गया, तो जस्ट इसके 3 साल बाद इसमें क्या कर दिया गया, क्योंकि इससे पहले इसको अंग नहीं माना था, क्योंकि ऐसा ना हो कि इसमें कुछ बदलाव किए जा सके। लेकिन जब भी इसमें इसे संविधान का भाग मान लिया गया, तो 1973 में इसे अंग माना गया। और 1942 में संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 में 1976 में इसमें 3 नए शब्दों को जोड़ा गया।
समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को। जैसे ही इसमें इसे संविधान का अंग माना गया, वैसे ही इसमें कुछ बदलाव करने शुरू कर दिए गए। फिर भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया था कि आप इसमें कुछ बदलाव तो कर सकते हैं, क्योंकि समय के रहते सभी में बदलाव होना ज़रूरी है। लेकिन इसके मूल ढाँचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसके मूल ढाँचे में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अच्छा, इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा कहा है। अ, तो आप ध्यान रखना कि संविधान की आत्मा क्या है? प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अ, और उसकी भाषा क्या थी? इसकी भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो आपको ये सब ध्यान रखना है। स्रोत इसका हम भारत के लोगों के लिए ही तो है। संविधान हो या संविधान की प्रस्तावना, लोगों के ऊपर ही तो कार्य करती है। अ, तो ये इसका स्वरूप, उद्देशिका, तो ये रहा इस संविधान का प्रस्तावना का महत्व।